भारत के हाईवेज, एक्सप्रेसवेज और सड़कों को टोल टैक्स की गुलामी से कब आजादी मिलेगी? हम आजादी की बात तो बहुत करते हैं, देश तो हमारा कब का आजाद हो चुका है, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आज भी गुलाम हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत में लोग हर साल उतना टोल टैक्स भरते हैं जितना पाकिस्तान जैसे देश का कुल रक्षा बजट भी नहीं है? भारत में 1,46,000 किलोमीटर लंबे 599 नेशनल हाईवेज हैं, 1,79,000 किलोमीटर के स्टेट हाईवेज हैं और 5,500 किलोमीटर के 44 स्टेट एक्सप्रेसवेज हैं जो इस समय टोल टैक्स की गुलामी से संघर्ष कर रहे हैं, टोल टैक्स में जकड़े हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इन हाईवेज और एक्सप्रेसवेज से हर साल टोल टैक्स के रूप में लगभग 60,000 करोड़ रुपए की वसूली होती है, जो वर्ष 2029 और 30 तक 1,30,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। यानी अब हमें इन हाईवेज को अनलॉक करना है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप सड़कें, पुल, हाईवेज, अस्पताल और स्कूल बनाने के लिए सरकारों को इनकम टैक्स देते हैं, रोड सेस देते हैं, रोड टैक्स देते हैं, अलग अलग उत्पादों पर जीएसटी देते हैं, टैक्स देते हैं, तो फिर सरकारें और हाईवेज बनाने वाली कंपनियां आपसे इन्हीं सड़कों पर चलने के लिए आखिर टोल टैक्स क्यों लेती हैं? आप तो पहले से ही इतने सारे टैक्स दे ही रहे हैं, सड़क पर चलने के लिए आप पहले से ही रोड टैक्स दे ही रहे हैं, तो फिर ये टोल टैक्स क्यों? ये असल में एक बहुत बड़ी बेईमानी है जिसके खिलाफ आज से हम एक नया स्वतंत्रता आंदोलन शुरू कर रहे हैं और ये आपके लिए है। और ये स्वतंत्रता आंदोलन उन हाईवेज और सड़कों के लिए है जो टोल टैक्स की गुलामी में जकड़ी हुई हैं, और ये टोल टैक्स अब एक झोल टैक्स बन चुका है क्योंकि इस टोल टैक्स में बहुत झोल है। इस मुहिम के पहले एपिसोड में आज हम आपको मध्य प्रदेश से अपनी एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे जहां 2 हाईवेज पर वसूले जाने वाले टोल टैक्स को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। इनमें पहला स्टेट हाईवे भोपाल को देवास शहर से जोड़ता है, जिसका निर्माण वर्ष 2010 में हुआ था। हमारे वो दर्शक जो मध्य प्रदेश में रहते हैं और खास तौर पर इस इलाके में रहते हैं, वो आज हमारी इस खबर को बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे, और हमारे बाकी दर्शक जो देश के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं और टोल टैक्स दे रहे हैं अलग अलग हाईवेज के लिए, वो भी आज यहां से कुछ शिक्षा ले सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि उनके राज्यों में, उनके इलाके में क्या ऐसा ही हो रहा है। अब इस हाईवे को देखिए, 150 किलोमीटर लंबे इस स्टेट हाईवे के निर्माण पर कुल मिलाकर 426 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, लेकिन सरकार वर्ष 2011 से 2024 के बीच इस हाईवे से 1,610 करोड़ रुपए का टोल टैक्स वसूल चुकी है, जो इस हाईवे की कुल लागत से 1,184 करोड़ रुपए ज्यादा है। और यह पैसा इतना है कि इसमें 3 और ऐसे ही हाईवेज बन सकते हैं। इससे भी बड़ा मजाक यह है कि जब सरकार इस हाईवे की कुल लागत से लगभग 1200 करोड़ रुपए ज्यादा टोल टैक्स वसूल चुकी है, तब भी यह टोल टैक्स ऐसे ही जारी है, यह थमा नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट के तहत राज्य सरकार और इस हाईवे का निर्माण करने वाली कंपनी को अभी वर्ष 2033 तक इस हाईवे से टोल टैक्स वसूलने की आजादी है, छूट है। यानी वो 2033 तक टोल टैक्स वसूलती रहेगी वो कंपनी, जिसका मतलब यह हुआ कि अभी सरकार और ये कंपनी इस हाईवे से अगले 9 वर्षों में लगभग 1300 करोड़ रुपए का टोल टैक्स और वसूलेगी। और इस तरह जिस हाईवे को बनाने पर सिर्फ 426 करोड़ रुपए खर्च हुए, उससे टोल टैक्स के रूप में लगभग 3000 करोड़ रुपए की आमदनी होगी। और इस तरह इस हाईवे की कुल लागत पर सरकार को और बनाने वाली कंपनी या कॉन्ट्रैक्टर को कुल 600% का रिकॉर्ड तोड़ रिटर्न मिलेगा। और बात यहां पर सिर्फ एक हाईवे की नहीं है। दूसरा स्टेट हाईवे राजस्थान के बॉर्डर को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से जोड़ता है, जिसकी लंबाई है करीब 250 किलोमीटर। यह हाईवे 2 हिस्सों में बटा हुआ है, जिनमें 4 लेन का एक स्टेट हाईवे मध्य प्रदेश के लेबड़ से जावरा के बीच है, जिसका निर्माण वर्ष 2011 में हुआ था। इस हाईवे को बनाने पर सरकार ने 589 करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन पिछले 13 वर्षों में सरकार इस हाईवे से 1909 करोड़ रुपए का टोल टैक्स वसूल चुकी है। और इस हाईवे की लागत से ये 1320 करोड़ रुपए ज्यादा है। और इससे भी बड़ी बात यह कि यह टोल टैक्स अभी वर्ष 2038 तक ऐसे ही वसूला जाएगा।
और कुल मिलाकर जिस हाईवे के निर्माण पर 589 करोड़ रुपए खर्च हुए, उस हाईवे के टोल टैक्स से ही सरकार को और इसे बनाने वाले कॉन्ट्रैक्टर को लगभग 4000 करोड़ रुपए की आमदनी होगी। और सोचिए, ये 4000 करोड़ रुपए आखिर किसकी जेब में जा रहे हैं? ये पैसा आपका है, देश की जनता का है, और आपके साथ इतना बड़ा विश्वासघात कैसे हो रहा है? इस हाईवे का एक दूसरा भाग वो है जो मध्य प्रदेश के जावरा को नया गांव से जोड़ता है, और इस हाईवे को बनाने पर भी 425 करोड़ रुपए खर्च हुए। लेकिन राज्य सरकार इस हाईवे से भी वर्ष 2012 से 2024 के बीच 2167 करोड़ रुपए का टोल टैक्स वसूल चुकी है, जो इसकी लागत से 1700 करोड़ रुपए ज्यादा है। दुख की बात यह है कि हमारे देश में इस टोल टैक्स वाली लूट के खिलाफ बोलने वाला कोई है ही नहीं। सरकारें अच्छी तरह से जानती हैं कि वो इन हाईवेज से उनकी लागत से कई गुना ज्यादा टोल टैक्स वसूल चुकी है, लेकिन इसके बावजूद ना तो इन हाईवेज पर टोल टैक्स को बंद किया जाता है और ना ही इसके बारे में सरकारें कभी कोई सुध लेती हैं, और जनता को तो पता ही नहीं चलता। और ये टोल टैक्स इसी तरह से ऐसे ही चलता रहता है, और ये असल में एक बहुत बड़ा घोटाला है जो अभी कानूनी तरीके से हमारे देश में चल रहा है। इसमें बड़े बड़े सरकारी अधिकारियों से लेकर हाईवे बनाने वाली कंपनियां और कॉन्ट्रैक्टर्स और यहां तक कि कई बड़े बड़े नेता भी शामिल हो सकते हैं। और ये घोटाला हर दिन, हर घंटे, हर मिनट और हर सेकंड हो रहा है, जिसे आप हमारी इस रिपोर्ट के जरिए आज समझ पाएंगे। कड़वा सच यह भी है कि हमारे देश में जिन सड़कों पर टोल टैक्स नहीं लगता, उन सड़कों की हालत बहुत ही खराब है, और जिन सड़कों की स्थिति अच्छी है, उन सड़कों पर आपको मुफ्त में कोई चलने नहीं देगा, वहां पर आपको टोल टैक्स देना पड़ेगा। और इस तरह लोग टोल टैक्स वाली सड़कों का इस्तेमाल करने के लिए अपने आप ही मजबूर हो जाते हैं। सरकार ने स्थिति ऐसी कर दी है कि अगर आप मुफ्त वाली सड़क पर जाएंगे जहां पर कोई टोल टैक्स नहीं है, उस सड़क पर ना तो कोई अनुशासन है, दोनों तरफ से ट्रैफिक चलता है, उस सड़क की स्थिति बहुत खराब है, एक बारिश में खत्म हो जाती है और उसके बाद महीनों महीनों तक उसकी मरम्मत नहीं होती, टूटी फूटी सड़क है। और इन सड़कों पर अगर आप जाएंगे तो आपको समय भी ज्यादा लगेगा और आपकी यात्रा करने का जो पूरा मजा है वो भी खराब हो जाएगा। ये सब करके सरकार क्या चाहती है आपसे? सरकार ये चाहती है कि आप मुफ्त की सड़कों का प्रयोग करना बंद कर दें और मजबूरन इन हाईवेज का प्रयोग करें, और जैसे ही आप इस हाईवे पर आएंगे वैसे ही आपको टोल टैक्स देना पड़ेगा, सरकार की भी आमदनी होगी और वो जो प्राइवेट ऑपरेटर है उसकी भी आमदनी होगी। तो एक बड़ा सवाल ये है कि सरकार इतना पैसा लेती है, बजट में आवंटन करती है कि हम इतनी सड़कें बनाएंगे, इतने हाईवेज बनाएंगे, लेकिन अब टोल टैक्स वाले हाईवेज तो ठीक है जहां पर आपको आपकी पूरी जिंदगी अगले 25-30 साल तक टोल टैक्स देना है, लेकिन मुफ्त की सड़कों की अगर आप बात करेंगे तो अब वो चलने लायक रही ही नहीं। और बड़ी बात क्या है, अगर आपको कहीं दूर जाना है, दिल्ली से लखनऊ जाना है, दिल्ली से जयपुर जाना है, दिल्ली से चंडीगढ़ जाना है, दिल्ली से अमृतसर जाना है, मुंबई से नागपुर जाना है, या मुंबई के आसपास कहीं और 300, 400, 500 किलोमीटर की रेंज में कहीं जाना है, हवाई जहाज के किराए इतने महंगे हो चुके हैं कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आप जा ही नहीं पाएंगे। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है ट्रेन का। ट्रेन में आपको टिकट ही नहीं मिलेगी, आप लगातार वेटिंग लिस्ट में रहेंगे जब तक कि आपके पास 2, 3, 4 महीने का समय ना हो। और अगर आप जल्दी जाना चाहते हैं तो ट्रेन में भी अब इस तरह की व्यवस्था है कि आपको जितना जल्दी टिकट चाहिए उतना ही ज्यादा पैसा आपको देना पड़ेगा, और ट्रेन का कोई भरोसा नहीं कि वो समय पर आएगी भी या नहीं, और आने के बाद भी आपको उसमें सीट मिलेगी या नहीं। तो हवाई जहाज आप अफोर्ड नहीं कर सकते, ट्रेन की आपको टिकट नहीं मिलेगी, फिर आप सोचेंगे कि मैं सड़क मार्ग से चला जाता हूं, और फिर आप अपनी गाड़ी निकालते हैं और सड़क मार्ग से आप पहुंचते हैं जिसमें आपको 1000 से 1500 रुपया ऐसे ही टोल का आपको देना पड़ता है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, और इस पर हमने आपके लिए एक मुहिम भी चलाई है, और ये मुहिम लगातार जारी रहेगी। अगर आपके आसपास भी ऐसा कोई हाईवे है, ऐसा कोई एक्सप्रेस वे है जहां आपको ऐसा लगता है कि अब आपसे जरूरत से ज्यादा टोल टैक्स वसूला जा रहा है, अब इस सड़क को भी आजाद कराने की आवश्यकता है, अब आपको इस सड़क पर और लगान नहीं देना, तो आप हमें लिख सकते हैं, आप हमें सोशल मीडिया पर बता सकते हैं, और हम वहां जाकर आपका यह मुद्दा उठाएंगे। आज आपको महाराष्ट्र से आई ये तस्वीर भी जरूर देखनी चाहिए, जहां बाढ़ के कारण हजारों मकानों में पानी भर चुका है, और इस बाढ़ में करंट लगने से 3 लोगों की मौत भी हो चुकी है। और ये बात हम कल भी आपसे कह रहे थे कि क्या इस देश में टैक्स भरने वाले आम आदमी की किस्मत में सिर्फ यही सब सहना और ऐसे ही मरना लिखा है?
से मैं आपको बताता हूं, एक पाकिस्तान का पत्रकार है जो भारत के खिलाफ सवाल पूछता है, जिसे मुजफ्फरनगर की बड़ी चिंता है, जिसे योगी आदित्यनाथ अच्छे नहीं लगते, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छे नहीं लगते, और वो जहरीले सवाल वहां बैठकर अमेरिका की सरकार से पूछता है। असल में ये एक बहुत बड़ा रैकेट है। अमेरिका में बहुत सारे पत्रकार पाकिस्तान के और कुछ और दूसरे देशों के ऐसे हैं जो एक एजेंडे पर काम करते हैं। पाकिस्तान की खुद की हालत कितनी खराब है, ये लोग पाकिस्तान के बारे में कोई सवाल नहीं पूछते। इनका काम यह है कि इन्हें यह कहा जाता है कि आपको भारत के बारे में सवाल पूछना है, भारत को बदनाम करने वाला सवाल पूछना है। और खास तौर पर पाकिस्तान के जो इस तरह के पत्रकार हैं, ये अपने सवालों में अपनी टिप्पणी भी डालते हैं, और सवाल कुछ इस तरीके से होते हैं जिससे अमेरिका में सुनने वाले लोगों को यह पता चले कि भारत में मुसलमान खतरे में है, भारत में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, और भारत में अल्पसंख्यक खतरे में आ गए हैं, लोकतंत्र खतरे में आ गया है, और मुसलमानों पर जबरदस्त अत्याचार है। इसलिए पाकिस्तान का यह पत्रकार आज उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में क्या हो रहा है उसे लेकर बड़ा चिंतित है। और अमेरिका को भी देखिए, अमेरिका ऐसा नहीं कि अमेरिका के जो लोग हैं, प्रवक्ता हैं, ये बड़े सीधे हैं, शरीफ हैं, इन्हें कुछ पता ही नहीं चलता। ये सब जानते हैं, इन्हें सब पता है कि यहां एक सेटिंग से काम होता है। इस तरह के पत्रकारों को वहां बैठाया जाता है, वो भारत विरोधी एजेंडा के साथ सवाल पूछते हैं, और अमेरिका के ये जो प्रवक्ता हैं, ये बड़ी खुशी खुशी इन सवालों के जवाब भी देते हैं और अपने आप को एक हेडमास्टर साबित करते हैं, और कहते हैं कि हां, भारत में जो हो रहा है हम उस पर नजर रखे हुए हैं, और भारत में ऐसा नहीं होना चाहिए और वैसा नहीं होना चाहिए, और अमेरिका तो ह्यूमन राइट्स का चैंपियन है, और हम देखेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। यानी पूरी एक सेटिंग है कि पाकिस्तानी पत्रकार इस तरह के सवाल पूछेंगे, फिर अमेरिका की सरकार का जो प्रवक्ता है उसका जवाब देगा, और उसे जो कहना है वो कहेगा, और फिर पूरी दुनिया में इसे दिखाया जाएगा। तो ये सेटिंग वाला सवाल है और सेटिंग वाला ही जवाब है। अब वापस अपने देश पर आते हैं। दूसरे देश तो बड़ा एजेंडा चला ही रहे हैं, पाकिस्तान के जैसे देश एजेंडा चलाते हैं, और अमेरिका जैसे देशों को ऐसी बातों पर भारत को दबाव में डालने का मौका मिल जाता है, और उन्हें भी अच्छा लगता है। अब देखिए, दुकानों पर नेम प्लेट लगाने को लेकर आज एक बहुत बड़ा सवाल हम आपके सामने लेकर आए। आखिर ऐसा क्यों हो गया कि यह आदेश सिर्फ एक कौम के खिलाफ, एक धर्म के खिलाफ माना गया, और यह कहा गया कि यह सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ है? अगर दुकान और किसी ढाबे के संचालकों के लिए असली नाम अपना बताना और घोषित करने का आदेश आया है, तो यह आदेश असल में सभी के लिए था, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, यह आदेश सबके लिए आया है। अगर आज आप किसी पारसी को कहें कि आपको अपने ढाबे पर यह बताना होगा कि आप पारसी हैं, तो बताएगा। किसी सिख को कहें कि आपको बताना होगा कि आपकी दुकान किस व्यक्ति की है और आपको अपना नाम लिखना होगा, वो लिख देगा। किसी हिंदू को अगर आप कहेंगे, वो भी लिख देगा। तो फिर एक धर्म के लोगों को परेशानी क्या है? जो ये कानून है, ये सबके लिए होना चाहिए और सबके लिए है। लेकिन देखा यह गया कि जिन लोगों ने ढाबे, दुकान या रेस्टोरेंट के नाम बदले, वो ज्यादातर एक ही धर्म के थे, और वो ज्यादातर मुसलमान थे। तो अब सवाल ये उठने लगा कि आखिर हिंदुओं ने अपने ढाबे और दुकानों के नाम क्यों नहीं बदले? हिंदुओं ने उनके नाम बदल कर कुछ और क्यों नहीं रखे? जितने भी ढाबे वाले ऐसे थे जिन्होंने बाद में नाम बदला अपना, वो सारे एक ही धर्म के क्यों थे? और इस धर्म के जो तमाम लोग हैं, उन्होंने अपने ढाबों के नाम बदले क्यों? इस मामले पर बारीकी से गौर करने के बाद यह पाया गया कि हिंदुओं ने अपने ढाबे या दुकानों पर अधिकतर अपने असली नाम ही लिखे हुए थे, जबकि दूसरे धर्म से जुड़े कई लोगों ने नाम बदलकर किसी हिंदू धर्म से जुड़े नाम से अपने ढाबे की पहचान बना रखी थी। दरअसल मुजफ्फरनगर से होकर जाने वाला यह रास्ता, ये पूरी सड़क उत्तर प्रदेश को देवभूमि उत्तराखंड से जोड़ता है, और इस रास्ते से लाखों लोग हरिद्वार जाते हैं, ऋषिकेश जाते हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री और दूसरे हिंदू तीर्थ स्थलों पर जाते हैं। और उनकी कोशिश रहती है कि इस दौरान उनके खाने पीने की शुद्धता बनी रहे। देवस्थान पर जाने से पहले मांस, मछली, अंडा ही नहीं, ऐसी जगहों से भी दूर रहना चाहिए, ऐसा जो है कहा जाता है। ऐसी जगह जहां पर इस तरह का खाना बनता है, जहां पर मांसाहारी खाना बन रहा है, जहां पर मान लीजिए बीफ पकाया जा रहा है, श्रद्धालुओं को ऐसी जगह पर खाना तो दूर, ऐसी जगहों से दूर रहना चाहिए, ऐसी मान्यता है। ऐसे किसी व्यक्ति के हाथ से खाना नहीं खाना चाहिए जिसने मांसाहार तैयार किया हो, बनाया हो। ऐसे में कई लोगों को लगता है कि ढाबे या दुकान का नाम
मुस्लिम नाम पर रखने से कम लोग उनके यहां आएंगे, इसलिए वो नाम बदल देते हैं, अपनी पहचान छुपा लेते हैं और उस ढाबे का नाम हिंदू नाम पर रख देते हैं, ताकि आने वाले जो उनके कस्टमर हैं वो धोखे में आ जाएं और धोखा खाकर वहां पर खाना खाने के लिए रुक जाएं और जो ढाबे का मालिक है वो उनसे पैसा बना ले। मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश का वो जिला है जहां 57% आबादी हिंदुओं की है, 41% आबादी मुसलमानों की है। यानी मुसलमान यहां कम नहीं है, अल्पसंख्यक नहीं है, लगभग बराबर की आबादी है। और बड़ी बात यह है कि यहां जिस तरह मुसलमानों ने अपनी दुकानों के नाम हिंदू धर्म के नामों पर रखे हुए थे, वैसा हिंदुओं ने नहीं किया। श्री बालाजी कैंटीन के मालिक देवराज कश्यप हैं, तेजस्वी होटल के मालिक भी हिंदू हैं, देव होटल के मालिक भी हिंदू हैं, वैष्णवी भोजनालय के मालिक भी हिंदू हैं, साक्षी टूरिस्ट ढाबा के मालिक भी हिंदू हैं, लेकिन बाबू ढाबा के मालिक बाबू खान है, संगम भोजनालय के मालिक मोहम्मद सलीम है, चीतल ग्रैंड के मालिक मोहम्मद शाकिर राणा है। और इससे आप समझ सकते हैं कि हिंदुओं ने मुजफ्फरनगर में अपनी दुकानों के नाम नहीं बदले, लेकिन मुसलमानों ने ऐसा किया। लेकिन बड़ा सवाल यही है, उन्होंने ऐसा क्यों किया? आपने भी हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा और यह विश्लेषण आज आपको अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर जरूर देखना चाहिए। चीन दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जहां लग्जरी लाइफस्टाइल के दिखावे को एक सामाजिक बुराई मानकर इसे रोकने के लिए गंभीर प्रयास हो रहे हैं। चीन में इसे लग्जरी शेमिंग का नाम दिया गया है, जिसमें ऐसे लोगों को हतोत्साहित किया जाता है जो अपना बड़ा शानदार घर, अपनी बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियां, अपने महंगे ब्रांडेड कपड़े, महंगे ब्रांडेड बैग्स, अपने महंगे आईफोन्स, अपनी बड़ी बड़ी लग्जरी घड़ियां सोशल मीडिया पर उनका दिखावा करते हैं और यह बताने की कोशिश करते हैं कि देखिए मैं कितना बड़ा आदमी हूं, मेरे जीवन में कितना पैसा है। हमारे देश में भी आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग हमारे देश में भी यही काम करते हैं। वो बताते हैं कि वो कितने बड़े महंगे ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, कितने महंगे जूते पहनते हैं, उनकी गाड़ियां कितनी महंगी हैं। चीन में भी यही काम हो रहा है। चीन में वीबो, टिकटॉक और रेड जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने ऐसे कई बड़े इन्फ्लुएंसर्स के अकाउंट्स को डिलीट कर दिया है जो अपने वीडियोस और तस्वीरों में अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल का शो ऑफ करते थे, दिखावा करते थे। और यहां बात सिर्फ इन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की नहीं है। चीन की मशहूर एक्ट्रेस हैं एक, जिनका नाम है बिंग बिंग, और मशहूर रैपर हैं जिनका नाम है क्रिस वू। उन्हें भी उनके लग्जरी लाइफस्टाइल का दिखावा करने के लिए सोशल मीडिया पर ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। जबकि चीन के मशहूर टिकटॉक स्टार वांग के अकाउंट को भी सिर्फ इसी वजह से डिलीट कर दिया है क्योंकि वो अपनी दौलत का अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर बहुत शो ऑफ करते थे। वांग की गलती ये थी कि वो अपने सभी वीडियोस में ये बताते थे कि वो जब भी अपने घर से कहीं बाहर जाते हैं तो उनके कपड़ों की कीमत भारतीय रुपयों में 12 करोड़ रुपए से ज्यादा होती है। सोचिए, ये व्यक्ति 12 करोड़ रुपए के कपड़े पहन रहा है और वह हर वक्त कम से कम 8 लोग उनकी सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं। और ये टिकटॉकर अपने वीडियोस में अपना आलीशान घर दिखाता था, अपनी बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियां दिखाता था और 5 स्टार होटल्स में जाकर अपने वीडियोस बनाता था, जिसकी वजह से इसके अकाउंट को बंद कर दिया गया। लेकिन सोचिए, क्या भारत में ऐसा मुमकिन है? भारत में ज्यादातर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज अपने शानदार महंगे लाइफस्टाइल का सोशल मीडिया पर दिखावा करते हैं। लेकिन भारत में ना तो इसे बुरा माना जाता है, ना ही इसके लिए किसी का सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक होता है और ना ही ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार होता है। तो बड़ा कारण यह है कि चीन में ऐसा हो क्यों रहा है। यह सब कुछ 2 कारणों से हो रहा है, जिनमें पहला कारण वो है जिसके बारे में सरकार बता रही है। तो सरकार का क्या कहना है जो वो कहती है? सरकार कहती है कि वो चीन के लोगों में आर्थिक असमानता की भावना को खत्म करना चाहती है, जिसके कारण अमीरों को उनके शानदार लाइफस्टाइल का दिखावा करने से रोका जा रहा है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे देश में गरीब और अमीर लोगों के बीच में एक बहुत बड़ी खाई है और जब अमीर लोग अपने इस महंगे लाइफस्टाइल का शो ऑफ करते हैं तो गरीब लोगों के मानसिकता पर उसका बुरा असर पड़ता है। ऐसा नहीं होना चाहिए।